हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क, जो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, गतियों का विस्तार करना। आज हम स्टार्ट करेंगे बायो ई3 नीति के बारे में यहाँ से। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बायो ई3 का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार है। इसके लिए जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की पहली व्यापक नीति है। लॉन्च तो इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इसके तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। लक्ष्य की बात करें तो बायो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में क्रांति लाना, जिसमें सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स है, कार्बन कैप्चर है और उपयोग, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट जो प्रोटीन जैसे क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप डीप प्रोजेक्ट। CSIR कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप डीप प्रोजेक्ट पर दुनिया भर के अनुसंधान समूह के साथ सहयोग कर रहा है। एपिजेनेटिक्स इस बात का अध्ययन है कि आपके व्यवहार और पर्यावरण आपके जीवन के काम करने के तरीके हैं, उसको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आनुवंशिक परिवर्तन है, इनके विपरीत जो एपिजेनेटिक परिवर्तन है ये प्रतिवर्ती होते हैं और वे DNA अनुक्रम है उसको नहीं बदलते हैं, लेकिन ये बदल सकते हैं कि शरीर DNA अनुक्रम को कैसे पढ़ता है। डीप प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो ये 5 साल की एक परियोजना है जिसका नेतृत्व ब्रिस्टल विश्वविद्यालय लंदन और भारत में कौन है? CSIR CCMB शोधकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक आबादी में रोग के जोखिम पर जीनोमिक और पर्यावरणीय विविधता के प्रभावों की खोज करके वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार करना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सूचना एवं प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर। तो इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित अवधारणाएं क्या क्या हैं? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीन को मानव की तरह सीखने, समझने, समस्या का समाधान करने और निर्णय निर्माण की नकल करने में सक्षम बनाती है। AI के चरण तो क्या क्या है? कृत्रिम संकीर्ण बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ANI। तो चरण 1, मशीनें मानव व्यवहार है उसकी नकल करती हैं और किसी समस्या उसको हल करने के लिए किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती हैं। कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता चरण 2 क्या है इसका? मशीनें निरंतर सीख सकती हैं और मनुष्य जितनी बुद्धिमान हो सकती हैं। कृत्रिम सुपर बुद्धिमत्ता इसका चरण 3, तो यह एक स्वयं जागरूक और इतनी बुद्धिमान होती हैं कि मनुष्य की संज्ञानात्मक क्षमताओं से बेहतर हो सकती हैं। मशीन लर्निंग तो मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसको मानवों की तरह सीखने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे समय के साथ इसकी सटीकता बढ़ जाती है। सुपरवाइज लर्निंग तो इसमें श्रेणीबद्ध लेबल डेटा समूचे उसका उपयोग करके एल्गोरिदम है उसके परिणामों की भविष्यवाणी और पैटर्न पहचानने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। अनसुपरवाइज लर्निंग तो इसमें एल्गोरिदम गैर श्रेणीबद्ध अनलेबल्ड डेटा समुच्चय का विश्लेषण और समूहकरण क्लस्टर करती हैं। न्यूरल नेटवर्क्स तो ऐसे कंप्यूटेशनल मॉडल हैं जो मानव मस्तिष्क की न्यूरल संरचना से प्रेरित होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP तो ये क्या है? मशीन लर्निंग तकनीक है ये जो कंप्यूटर है उनको मानव भाषा की व्याख्या करने और समझने में सक्षम बनाती है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMS तो ये AI मॉडल है, इसकी एक श्रेणी है जो पाठ को समझने एवं उत्पन्न करने में सक्षम होती है और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर नामक न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है। मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स MLLMS तो ऐसे LLM जो बड़े डेटा समुच्चय पर प्रशिक्षित होते हैं, जिनमें पाठ के साथ साथ गैर पाठ्य डेटा, छवि, ऑडियो, वीडियो आदि भी शामिल होते हैं। फिर क्या है? जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता तो ये ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो पाठ, चित्र, वीडियो, ऑडियो या सॉफ्टवेयर कोड जैसे
मौलिक सामग्री बना सकती है। एजेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो यह ऐसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्र को संदर्भित करता है जो स्वायत्त रूप से निर्णय ले सकते हैं, कार्य कर सकते हैं और बदलते परिवेश के अनुसार स्वयं को ढाल सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत की पहली एजेंटिक एआई कृति। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत जेन। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसने भारत जेन शिखर सम्मेलन में भारत जेन उसको लॉन्च किया है। भारत जेन के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय भाषाओं के लिए भारत का अपनी तरह का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल एलएलएम है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल है ये, तो इसे एक गैर लाभकारी कंपनी है इसके रूप में लॉन्च किया गया है। इसे भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से वित्त पोषण प्राप्त होगा। इसे राष्ट्रीय अंत विषय साइबर भौतिक प्रणाली मिशन NMICPSS के तहत विकसित किया गया है। इसका कार्यान्वयन है वो IIT बॉम्बे में टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब TIH फाउंडेशन फॉर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IoE इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग इसके माध्यम से किया जा रहा है। 4 प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो भारत केंद्रित फाउंडेशन LLM मॉडल का निर्माण। यह मॉडल भारतीय भाषाओं, संस्कृति और परंपरा उस पर केंद्रित होगा। इसमें 2026 तक सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा। भारत डेटा सागर, तो यह मॉडल निर्माण के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय डेटा है उसको केंद्रीकृत करेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम और इनोवेशन, तो यह भारत के लिए एआई एप्लीकेशंस बनाने हेतु उद्यमियों को टूल्स, मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगा। कौशल विकास और क्षमता निर्माण, फेलोशिप, हैकथॉन तथा अलग अलग पाठ्यक्रमों के माध्यम से भारत की एआई प्रतिभा है उसको मजबूत बनाएगा। भारत के एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहले कौन कौन सी है? तो फर्स्ट है इंडिया एआई मिशन 2024। इसका जो क्रियान्वयन है वो इंडिया एआई कर रहा है। ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन DIC है। इसके तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभार IVD है। यह 7 स्तंभ है उस पर आधारित है। इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, इंडिया एआई मिशन है। इसके तहत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY द्वारा ये जारी की गई है। राष्ट्रीय एआई पोर्टल इंडिया एआई, तो यह MeitY राष्ट्रीय गवर्नेंस प्रभाग NEDC तथा और NASSCOM इसका एक संयुक्त उद्यम है। एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म कौन सा? ऐरावत, तो यह एआई के क्षेत्र में शोध और ज्ञान को साझा करने के लिए एक कॉमन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, तो यह एआई के जवाबदेह विकास और उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है और भारत है वो इसका एक संस्थापक सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय एआई कौशल कार्यक्रम, कौशल एवं क्षमता निर्माण के लिए युवा एआई पहल सृजन, जैन एआई उत्कृष्टता केंद्र आदि। वैश्विक स्तर पर की गई पहले, तो फर्स्ट है यूरोप का एआई विनियम अधिनियम एआई एक्ट 2024। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है उस पर यूरोप का पहला प्रमुख विनियमन है। ब्लेचली घोषणा 2023 28 देशों और यूरोपीय संघ EU द्वारा हस्ताक्षरित। यह घोषणा फ्रंटियर एआई द्वारा उत्पन्न अवसरों और जोखिम इसके बारे में एक साझा समझ विकसित करती है। अन्य पहले एआई पर G7 समझौता 2023 आदि। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीप फेक। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में जो संयुक्त राज्य अमेरिका इसने हानि पहुंचाने वाले ऑनलाइन डीप फेक से निपटने के लिए टेक इट डाउन एक्ट कानून है वो बनाया है। और डीप फेक क्या है तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। डीप फेक एक वीडियो, फोटो या ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है जो देखने सुनने में वास्तविक प्रतीत होती है, लेकिन इसे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हेर फेर करके बनाया गया होता है। इससे वास्तविक और नकली कंटेंट के बीच अंतर कर पाना कठिन हो जाता है। तकनीक तो डीप फेक्स है, इसको डीप लर्निंग तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता है। इस तकनीक में किसी व्यक्ति की मूल इमेज या वीडियो लेकर उसके चेहरे बदलना,
चेहरे के भावों में हेरफेर करना, कहे गए कथन उसमें बदलाव करना या लोग हैं उनको ऐसे कार्य करते या कहते हुए दिखाना शामिल जो वास्तव में नहीं किए गए हैं। डिफेक के संभावित अनुप्रयोग मनोरंजन जगत में तो फिल्मी क्रिएटिव इफेक्ट लाने के लिए, ई कॉमर्स में ग्राहक कपड़े हैं उनको वर्चुअली आजमाकर पसंद कर सकते हैं, संचार में तो दूसरी भाषा बोलने के लिए स्पीच सिंथेसिस यानी टेक्स्ट को बोले जाने वाली भाषा में बदलना, इसका इस्तेमाल करना आदि। डीप फेक है, इसमें प्रयुक्त प्रौद्योगिकियां तो कौन कौन से? ऑटो एनकोडर, यह एक कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क है जिसे इनपुट डेटा को सरल प्रतिनिधित्व से दोबारा निर्मित रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क गैन्स, इसमें दो मशीन लर्निंग नेटवर्क यानी जनरेटर और एडवर्सरी का उपयोग होता है। इनपुट डेटा तो ये सबसे फर्स्ट में होता है हमारा, फिर जनरेटर तो ऐसा प्रशिक्षित मॉडल जो मूल डेटा जैसा दिखने वाले नए उदाहरण बनाता है, फिर एडवर्सरी ये डेटा में कमियों या नकलीपन की पहचान करता है और उन उदाहरण उसको निर्धारित करता है जिन्हें मूल डेटा की कुछ विशेषता नहीं होती हैं। पहली नेटवर्क है उसको नकली आउटपुट वापस भेजे जाते हैं ताकि नया डेटा बनाने की प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। भारत में विनियमन तो भारत में वर्तमान में डीफेक और एआई से संबंधित अपराधों के लिए कोई विशिष्ट कानून है वो नहीं है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी अधिनियम 2023 तो ये उन डीफेक केस के निर्माण या उपयोग पर दंड लगाता है जिनमें सहमति के बिना व्यक्तिगत डेटा का उपयोग किया गया हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीटी तो इसने सिंथेटिकल जनरेटेड इंफॉर्मेशन जिसमें डीप फेक भी शामिल है, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसमें कहा गया है कि एसजीआई बनाने वाले प्लेटफॉर्म्स को लेबलिंग या स्थायी मेटाडेटा पहचानकर्ता सुनिश्चित करना होगा। नेक्स्ट है अन्य एआई संबंधित सुर्खियां या घटनाक्रम। तो सबसे पहले है बायोमोलिक्यूलर एम्यूलेटर। तो हाल ही में बायो EMU1 नामक डीप लर्निंग सिस्टम विकसित किया गया है। इसे माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। यह किसी प्रोटीन द्वारा जैविक परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले सभी संभावित आकारों का पूर्वानुमान करता है। अल्फा जीनोम तो यह नया एआई मॉडल इस बात का सटीक अनुमान लगाने में मदद करेगा कि मानव डीएनए में होने वाले व्यक्तिगत म्यूटेशन परिवर्तन उनके कार्यों और हमारे स्वास्थ्य उसको कैसे प्रभावित करते हैं। यह गूगल डीप माइंड के पूर्व के जीनोमिक्स मॉडल इन्फॉर्मर पर आधारित है। यह है अल्फामिसेंस है, उसका पूरक है। अल्फामिसेंस प्रोटीन कोडिंग क्षेत्र में बदलावों के प्रभाव को वर्गीकृत करने में माहिर है। अल्फा फोल्ड तो गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित यह एक एआई प्रोग्राम है जो अमीनो एसिड अनुक्रम है, इससे प्रोटीन की 3D संरचना की भविष्यवाणी करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर है। इन्होंने प्रोटीन की जटिल संरचनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए अल्फाफोल्ड 2 का उपयोग किया। ये तकनीक यह समझने में मदद करती है कि प्रोटीन किस तरह से अलग अलग आकृतियों से मुड़ते मतलब फोल्ड होते हैं जो उनके कार्यों को निर्धारित करते हैं। C2S स्केल तो यह गूगल डीप माइंड और येल विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। इस मॉडल को अलग अलग कोशिकाओं की भाषा को समझने और जटिल जैविक अंतःक्रिया की व्याख्या करने के लिए बनाया गया है। प्रोजेक्ट सन कैचर तो गूगल ने अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर के परीक्षण के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया। इसके उद्देश्य की बात करें तो निम्न भूकक्षा में सौर ऊर्जा से चलने वाले उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष में एआई कंप्यूटिंग की संभावना को परीक्षण करना। आयरनवुड तो गूगल ने हाल ही में अपनी 7वीं पीढ़ी का टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट TPU लॉन्च किया। इसे आयरनवुड नाम दिया गया है। इसे एआई मॉडल के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। TPU एक विशेष प्रोसेसर है। यह एक एप्लीकेशन विशिष्ट एकीकृत सर्किट ASIC है।